सभी को नमस्कार। आज हम अपना चौथा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये स्पेशली होगा अबैटमेंट के ऊपर। अबैटमेंट क्या है, कौन व्यक्ति अपराध करता है। सबसे पहले एक बार बोर्ड पर नजर डालने आपको। भारत सरकार ने एक नया एक्ट लागू किया है। आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता नया एक्ट आया है, जिसके अंदर कौन कौन से अपराध हैं और कौन कौन से अपराध नहीं हैं, इन सब का विवरण दिया गया है। तो इस एक्ट को पढ़ने के बाद जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पुलिस अधिकारियों के लिए जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, या लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, या एडवोकेट्स जो वकालत करने के लिए नए नए आ रहे हैं और जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, ये उनके लिए विशेषकर ये लेक्चर तैयार किया जा रहा है। इसमें हम सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा कि जो सेक्शन इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमें पढ़ने चाहिए या हमारे लिए काम के हैं नए एक्ट में, वो है सेक्शन 3 सब सेक्शन 5। इसको कहते हैं कॉमन इंटेंशन। और दूसरा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61, अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 189। नेक्स्ट है कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 190, नेग्लिजेंस ड्राइविंग सेक्शन 281 एंड अटेम्प्ट सेक्शन 62, डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस सेक्शन 238, रिकवरी ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी सेक्शन 317। पूरे एक्ट को पढ़ने के दौरान स्टूडेंट के लिए काम के ये सारे सेक्शन हैं। कचहरी के अंदर, कोर्ट के अंदर इनका उपयोग किया जाएगा और पुलिस इन्हीं सेक्शनों को लेते हुए एफआईआर के अंदर लेगी और आरोप पत्र इन्हीं में दाखिल किया जाएगा। इन सेक्शनों के स्वरूप बदलते रहते हैं। ये ऐसे सेक्शन हैं जो आधारभूत सेक्शन हैं, जो मुख्य अपराध के साथ जोड़े जाते हैं और इनकी सजाएं मुख्य अपराध के अनुसार, कभी कभी इनमें अपनी भी सजाएं हैं इन सेक्शंस की, कभी कभी इनमें किसी में सजा नहीं है, लेकिन इनके आधार पर जो अपराध किए जाते हैं उनमें सजाएं मिलती हैं। तो अब हम इस अपने टॉपिक पर आते हैं। हमने ये पहले आपको कॉमन इंटेंशन, इससे पहले वाले लेक्चर में कॉमन इंटेंशन बता दिया है। दूसरे वाले में हमने जो है कॉमन ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया है। तीसरे में अनलॉफुल असेंबली डिफाइन कर दी है। और ये चौथा जो चैप्टर है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी हमने डिफाइन कर दिया। अब जो चौथा लेक्चर बना रहे हैं, इसके अंदर आज हम अबैटमेंट पर करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में जो अपराध होते हैं, तो कुछ अपराध तो आदमी व्यक्तिगत करता है, लेकिन कुछ अपराध कि वो कॉन्स्पिरेसी करता है और वो सामने आना नहीं चाहता। तो ऐसे में जो सामने अपराधी नहीं आना चाहता, लेकिन अपराध का मास्टरमाइंड है वो, या अपराध कराता है या अपराध कराने का इच्छुक है, तो ऐसे व्यक्तियों को लॉ के क्षेत्र में लाने के लिए या उसको न्यायालय की परिधि में लाने के लिए, ताकि उसे दंड दिलाया जा सके, सरकार ने और विद्वानों ने इस सेक्शन को इजाद किया और इस सेक्शन को भारतीय न्याय संहिता में भी शामिल किया गया। ये वैसे इंडियन पीनल कोड में भी शामिल था, लेकिन यहाँ इसका बस नंबरिंग बदल दिया गया है, लेकिन जो सार है वो पहले वाला ही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन क्योंकि अब ये एक्ट लागू हो गया, तो अब इसी एक्ट पर हम सारी बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जो आपको फ़ायदा दे। तो सबसे पहले हम इस पर आते हैं अबैटमेंट, जिसको हमने अबैटमेंट को इसमें लिखा नहीं है, तो इसको जानने के लिए इस अबैटमेंट को हमने इसके अंदर लिखा नहीं है, तो इसकी जो डेफिनेशन वगैरह है, इसको समझने के लिए हमें इस नए उसका सेक्शन 45
एक वर्ड है इसमें अबैटमेंट और एक है अबैटर। सेक्शन 45 नए एक्ट में सेक्शन 45 में डिफाइन किया गया है। तो एक तो होता अबैटमेंट और दूसरा होता अबैटर। अबैटमेंट तो ये बताता है कि चीज़ क्या, अबैटमेंट क्या कहलाता है, और अबैटर वो व्यक्ति होता है जो ऑफेंस के लिए उकसाता है, तो वो अबैटमेंट कहलाता है। तो सेक्शन 45 में इस अबैटमेंट की डेफिनेशन है। प्रत्येक अपराध की एक डेफिनेशन दी जाती है। इस पूरी दंड संहिता को आप देखेंगे तो इसमें हर एक के लिए कुछ ना कुछ पहले डेफिनेशन दी जाएगी। बिना डेफिनेशन के फिर सजाओं का प्राविधान है। तो ये आपको एक पहले परिभाषा से आपको इसकी अवगत कराते हैं, तभी आप ये जान पाएंगे कि अपराध बना या अपराध नहीं बना। और ये एक स्टूडेंट के लिए, एक पुलिस ऑफिसर्स के लिए और एक एडवोकेट के लिए जानना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में ऑफेंस कंस्टिट्यूट होता है और किन परिस्थितियों में ऑफेंस कंस्टिट्यूट नहीं होता। पुलिस के लिए जानना जरूरी है कि अपराध हुआ तो क्या हुआ। वकील के लिए जानना जरूरी है कि अपराध हुआ, अपराध क्यों नहीं हुआ, अपराध क्यों नहीं हुआ। और स्टूडेंट के लिए तो ये कि उसको नॉलेज चाहिए, पुलिस वाली भी चाहिए और वो भी चाहिए। तो उसका क्षेत्र कोई भी हो सकता है, वो किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। तो इसलिए चलो चालू करते हैं कि अबैटमेंट के लिए क्या सबसे चीज़ आवश्यक है। अबैटमेंट के लिए हमें कौन सी चीज़ जो है बिना उसके अबैटमेंट के केस में ना सज़ा हो सकती है ना कुछ हो सकता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अबैटमेंट के बारे में। सबसे पहले हम जो किताब में इसकी डेफिनेशन दी गई है उस किताब की डेफिनेशन को आप भी पढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है पढ़ने से बात समझ में नहीं आती। अनुभव एक ऐसी चीज़ है जिसके आधार पर आदमी बड़े आराम से समझ सकता है। जो बात आपको घंटों और सालों में समझ में आएगी वो अनुभव से 5 मिनट में समझ में आएगी। जैसा कि वर्ड अबैटमेंट है, वर्ड अबैटमेंट को अपने आप में ही जो ये शब्द है वो ये किसी ना किसी चीज़ को इंस्टिंक्ट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए आपको ये बताता है कि कोई प्रेरित कर रहा है, किसी को अबैट कर रहा है। तो इसकी क्या डेफिनेशन इसमें आई है, उस डेफिनेशन की जरा हम बात करते हैं। तो जो डेफिनेशन लेजिस्लेचर ने किताब के अंदर दी है उसे हिंदी और अंग्रेजी में दोनों को डिफाइन करूँगा। फिर इसके लिए मैं अपने जो भी मेरी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उससे मैं आपको बताने का प्रयत्न करूँगा कि माजरा क्या है। सबसे पहले जरा सा सुनिए इसे। सेक्शन 45 डेफिनेशन ऑफ अबैटमेंट। ए पर्सन अबैट द डूइंग ऑफ अ थिंग हु इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। तो सबसे पहले किसी भी डेफिनेशन या किसी भी अपराध के अंदर क्या होता है, बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट ही किसी बात को ऑफेंस बनाते हैं। तो इस केस में, इस धारा में, सेक्शन 45 में जो अबैटमेंट की डेफिनेशन देती है, सबसे बड़ी बात है सबसे पहले क्या होना चाहिए अबैटमेंट में कि एक व्यक्ति होना चाहिए जो इंस्टिगेट करे। किस बात के लिए इंस्टिगेट करे? अपराध के लिए, या जिस चीज को लेजिस्लेचर ने अपराध घोषित किया हुआ है। अर्थात कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरणा दे जो कि भारतीय न्याय संहिता में अपराध है या कहीं अन्य अपराध है। तो यहाँ भारतीय न्याय संहिता की बात हो रही है। तो ऐसे अपराधों के लिए प्रेरित करना जो भारतीय न्याय संहिता में अपराध है। कोई आदमी, नंबर 1 बात, इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है, अपराध को करने के लिए उकसाता है। दूसरा उसका बी क्लॉज है, एंगेज विद वन और मोर पर्सन्स और पर्सन्स इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर डूइंग दैट थिंग। एंगेज विद वन पर्सन, एक व्यक्ति के साथ में, मोर पर्सन ऑफ एनी इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर डूइंग द थिंग, ऐसे कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति या ज़्यादा को उकसाता। इफ एन
if an act or illegal omission take place in pursuance of that conspiracy and in order that doing of that things। अब यहाँ क्या है, ऐसा जो वो कार्य करने जा रहा है उसके लिए एक कॉन्स्पिरेसी हो। कॉन्स्पिरेसी तो ये वर्ड याद रखें कि इन सब को जो इंस्टिगेट कर रहा है उसमें एक कॉन्स्पिरेसी का भी कंटेंट्स आना चाहिए। ये कॉन्स्पिरेसी भी इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है बैटमैन का। तो कोई वर्ड आया कॉन्स्पायर, तो कॉन्स्पायर से बनता है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र बनता है। इसे हिंदी में भी बताया जाएगा, मे भी अंग्रेजी में डेफिनेशन है, थोड़ा सा आपको, क्योंकि कई बार अंग्रेजी के स्टूडेंट्स भी हैं उनके लिए भी देखना पड़ता है, हिंदी भाषी ही नहीं है, इंडिया तो कई भाषाओं का देश है। इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन। ये जो यहाँ वर्ड है इलीगल ओमिशन, ये बहुत ध्यान से पढ़ने की है, समझने की बात है। एनी एक्ट, इलीगल ओमिशन, द डूइंग ऑफ दैट थिंग्स। अब पहले यहीं तक को पहले इसको हिंदी में क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। वह व्यक्ति किसी बात किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। कौन करता है, आगे बढ़े, कह उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। किसी व्यक्ति को किसी अपराध को करने के लिए उकसाता है। उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, अर्थात जॉइनिंग। कॉन्स्पिरेसी में जॉइन भी करता है, शामिल भी होता है। यदि उस संत के अनुसरण में और उस बातों को करने के उद्देश्य से कोई कार्य करता है या अवैध लोभ करता है। अब जरा से ये अवैध लोभ को समझ लो, जहां पर अंग्रेजी में इसको बोला गया इलीगल ओमिशन और एनी एक्ट। कोई कार्य से मतलब तो आपराधिक कार्य से ही है। अवैध लोभ से मतलब ये है जिस चीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए आप बाध्य हो और उस इंफॉर्मेशन को व्यक्ति को नहीं बताते और उससे उसे हानि हो जाती है, तो ये इलीगल ओमिशन है। जैसे मेरा फर्ज है ये बताने का कि मैं देख रहा हूं कि सामने गड्ढा है और मेरी जिम्मेदारी लगाई हुई है कि बताऊं सबको गड्ढा है, और कोई आदमी आता और मैं उसे नहीं बताता गड्ढा है, तो ये जो लोभ है, ये जो ओमिशन है, ये इलीगल ओमिशन है जो कि मैंने किया है, तो मैंने अपराध किया है। तो ऐसा षड्यंत्र करने में कोई व्यक्ति शामिल हो, उसमें पार्टिसिपेट करे और उस उद्देश्य से करे और वो उसके ऊपर परसुएंस करे, कार्य को करे या उस कार्य में लोभ करे, ओमिशन करे कि भाई जो ड्यूटी थी उसकी जिम्मेदारी को ना निभा के जानबूझ को, ताकि नुकसान हो दूसरे को, उसे छुपा ले। अगर वो कोई ऐसा कार्य करता है तो ये समझा जाता है कि उसने दुष्प्रेरण किया। नेक्स्ट आ गया, उस बात के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा जानबूझकर सहायता करता है। उस कार्य को किए जाने में कोई कार्य करता है, कोई एक्ट करता है या उसके अंदर जानबूझ के कोई ओमिशन करता है जिससे दूसरे को नुकसान होता है। अब इसका एक उदाहरण देके आपको मैं समझाता हूं। लोभ क्या है? सपोज करो एक व्यक्ति है जो कि पुलिस अधिकारी है। वो सी को पकड़ने के लिए जाता है कि उसे सी को पकड़ना है। वहां जब वो मौके पे पहुंचता है तो उसे बी मिलता है। बी से पूछता है वो कि भाई सी कहां है। बी क्या करता है, वो जो जेड है उसको कहता है ये सी है। ए जो पुलिस अधिकारी है वो जेड को पकड़ लेता है, लेकिन वो जेड को इसलिए पकड़ता है कि वो उसे सी समझता है। तो यहां जो पुलिस अधिकारी है उसने तो कोई गलती नहीं करी, लेकिन जो बी है जिसने ये बताया
कि जेड को सी बताया। यहाँ बी ने ऐसा दुष्प्रेरण का अपराध किया है, अबेटमेंट का अपराध किया है, तो ये बी अबेटर है। इस डेफिनेशन को समझ लें, इस बात को समझ लें, आपको अबेटमेंट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ मैं एक्सप्लेनेशन को दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया कोर्ट ने, क्या क्या है, मतलब लॉ लेजिस्लेचर ने लॉ बनाते वक्त एक अपना एक्सप्लेनेशन दिया, आप उस एक्सप्लेनेशन को भी समझने की कोशिश करो। ए पर्सन हु बाई विलफुली मिसरिप्रेजेंटेशन or by willfully concealment of a material fact which he is bound to disclose voluntarily causes or procure or attempts to cause or procure a things to be done is said to instigate the doing of that thing। जो कोई व्यक्ति जानबूझकर मिसरिप्रेजेंटेशन, झूठ बोलता है, गलत तथ्य रखता है, या किसी तात्विक तथ्य मैटेरियल फैक्ट्स को छुपाता है, जिसे प्रकट करने के लिए, जिसे बताने के लिए वो ड्यूटी बाउंड है, आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा या स्वेच्छा से किसी बात को किए जाना कारित करता है या उपाद करता है, या कारित या उपाद करने का प्रयत्न करता है, यह कहा जाता है कि वह उस कृत्य का किया जाना दुष्प्रेरित करता है। यहाँ क्या बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट समझो। जब कोई आदमी मिसरिप्रेजेंटेशन करता है, विलफुल कंसीलमेंट करता है, किन चीज़ का, मटेरियल फैक्ट्स का, जिन चीज़ को उसे बताना चाहिए लेकिन वो उन्हें जानबूझकर छुपाता है, तो ये माना जाएगा कि वो दुष्प्रेरण करता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है दुष्प्रेरण की। अगर आप समझो, जिस कार्य को आपको करना है वो नहीं करते, बल्कि दूसरे को, किसी व्यक्ति को उकसाते हो ऐसा कार्य करने के लिए, तो ये माना जाएगा कि आप दुष्प्रेरण करते हो। ये सेक्शन 45 की डेफिनेशन ये आपको बताने का प्रश्न करती है, और आगे फिर ये आगे बढ़ती जाती है, फिर आगे वो एक्सप्लेन करेगी बहुत सारी बातें, लेकिन दुष्प्रेरण को समझने के लिए आपके लिए इतना ही ज़रूरी है। दुष्प्रेरण के लिए सज़ा की बात और कर लें, आपको सज़ा का टॉपिक पे थोड़ा सा आगे आएंगे। तो पहले अच्छा, अब दुष्प्रेरक कौन है? जो व्यक्ति इन चीज़ों के लिए, ऐसे कार्य के लिए दुष्प्रेरणा देता है, वो धारा 46 सेक्शन 46 के तहत अबेटर कहलाता है, दुष्प्रेरक कहलाता है। तो 45 में डेफिनेशन बताएगी कि दुष्प्रेरणा क्या है, अर्थात अबेटमेंट क्या है। 46 में ये बताया गया कि दुष्प्रेरक कौन है। तो 46 में दुष्प्रेरक की डेफिनेशन दी गई और दुष्प्रेरक बताया गया, अबेटर कौन है। इसके लिए इन्होंने बहुत सारा एक्सप्लेन किया है, बहुत सारी बातों में उसके एग्जाम्पल हैं, उनको आप समझें। कई बार एग्जाम्पल रखे जाते हैं कोर्ट के अंदर या आपके एजुकेशन के टाइम में, तो उसको ज़रा सा समझ लें क्या है। अब एक उदाहरण है इसमें, ये समझ लें कई पेपर में आते हैं। ए एक व्यक्ति है, बी से कहता है कि तू सी का मर्डर कर दे। एक व्यक्ति है, बी से कहता है कि तू सी का मर्डर कर दे। बी वो मर्डर नहीं करता, सी वो मर्डर नहीं करता। ए एक व्यक्ति है जो कहता है बी से तो सी का मर्डर कर दे, लेकिन बी वो मर्डर नहीं करता। अब बी मर्डर नहीं करता, तो ऐसे में अपराध खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि ये मर्डर के लिए अबेटमेंट का दोषी है। मर्डर के अपराध के लिए वो अपराध नहीं हुआ, ये बात अलग है, लेकिन इसने अबेटमेंट किया है अपराध के लिए, ये उसने नहीं किया अपराध। अब इसकी सजा के लिए मैं अगला सेक्शन जो आएंगे उसमें बताऊंगा। तो यहाँ इसको भी समझ लें कि अपराध नहीं भी होता, लेकिन आप अबेटमेंट करते हो तो भी एक अपराध बनेगा। ये इसके स्पष्टीकरण का पहला स्पष्टीकरण में है। किसी कार्य के द अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू द एक्ट। देख रहा है, किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो।
नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनेशन 2 है, टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कंस्टिट्यूट ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव का, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, अपराध का घटित होना यह आवश्यक नहीं है। अगर अपराध घटित ना भी हुआ हो तो भी आपने प्रेरणा दी है अपराध करने के लिए, तो आप उस दंड से दोषित होंगे, जो दंड के बारे में आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल इस समय यहाँ इतना समझने के लिए आप अबेटमेंट के दोषी फिर भी हो, अबेटर फिर भी कहलाओगे, आपने नहीं भी किया। आगे बढ़ते हैं इसको। यहाँ ये बात और इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या कहना चाह रहा है, कै एक बच्चे से कहता है, कै ऐसे कहते हो, ए एक बच्चे से कहता है कि तू जा कत्ल कर दे। अगर बच्चा कम आयु का है, 7 वर्ष का है या 10 वर्ष का है, 15 मान लो 12 से कम साल का है वो, और वो कत्ल कर देता है, तो जो ए है वो ये कह के नहीं बच सकता कि साहब ये बच्चा तो नाबालिग था, इसने कत्ल कर दिया, ये मैंने इसे उकसाया नहीं था। नहीं, यदि प्रोसिक्यूशन ये सिद्ध कर देता है कि बच्चे से अपराध कराया गया है, तो ये बात नहीं है कि बच्चा अपराध करने में समर्थवान था या नहीं था, या बच्चे ने अपराध किया नहीं किया, बच्चे पे अपराध बने ना बने, लेकिन क्योंकि आपने बच्चे को कहा कि जाके कत्ल कर दे, बच्चे ने आपके कहने में आके कत्ल कर दिया, तो बच्चे ने अपराध किया नहीं किया ये तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट देखेगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड देखेगा, लेकिन आपने अबेटमेंट किया है मर्डर करने के लिए, तो ऐसे अबेटमेंट को जो आपने किया है इसके लिए आपको दोषी ठहराया जाएगा और आपको दोष सिद्ध किया जा सकता है न्यायालय में। क्या सजा होगी वो आगे सेक्शन आएगा, सेक्शन में बताया जाएगा। यहाँ आप इतना ही समझने के लिए इतना ही समझे। ये एक्सप्लेनेशन 3rd था। इसके लिए 4था एक्सप्लेनेशन को इसमें और कई बहुत सारे दिए हैं, लेकिन एक एक एग्जाम्पल देके मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आप किताब से भी देखें। पहला है अपराध का दुष्प्रेरण। अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है, मतलब अबेटमेंट का अबेटमेंट भी ऑफेंस है। द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। यहां उदाहरण इन्होंने दिया है, ए इंस्टिगेट बी, ए इंस्टिगेट्स बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी to murder Z and C commits that offense in consequence of B instigation. B is liable to be punished for his offense with the punishment for murder, and as instigate B to commit the wrong, A is liable of the same punishment. तो यहाँ ये बताने का कारण क्या, ये जो दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी दुष्प्रेरण ही है। आगे ये बताने का कारण है, आगे करते हैं। ये 5वां जो एक्सप्लेनेशन है वो कहता है कि षड्यंत्र में आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अबेटमेंट में आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप मौके पे मौजूद भी नहीं हैं, लेकिन उस कॉन्स्पिरेसी में जो अबेटमेंट के प्रोसेस में की गई है, उस अपराध के लिए की गई है, तब भी आप उसके लिए दोषी कहलाएंगे, क्योंकि आप उस योजना के पार्ट थे और आपने उसमें अबेटमेंट करने में पार्टिसिपेट किया। इसमें एक उदाहरण दिया है, इस उदाहरण को मैं अंग्रेजी हिंदी में दोनों में पढ़ता हूँ आपके लिए, आप जरा से देखें। यह को विष देने के लिए क्या एक योजना खे से मिलकर बनाता है। क्या योजना है? यह व्यक्ति है, उसको विष देने के लिए क्या एक योजना खे से मिलकर बनाता है। यह सहमति हो जाती है कि कै विष देगा। खे यह वर्णित करते हुए गै को यह योजना समझा देता है। एक और व्यक्ति इंट्रोड्यूस किया जाता है, गै, कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किंतु कै का नाम नहीं लेता। विष कौन देगा, नाम लेगा। गै क्या करता है, विष को अरेंजमेंट करता है और सहमत हो जाता है और जहर को अरेंज कर लेता है और उसे
और वो जहर किस प्रकार यूज होना है, वो उसे ख को दे देता है, ख उस विष को क को दे देता है। अब यहाँ जो मीटिंग है वो क के बीच में और ग के बीच में नहीं हुई है, क विष दे देता है, परिणाम स्वरूप य की मृत्यु हो जाती है। यद्यपि क और ग ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा, क्योंकि षड्यंत्र का पार्ट नहीं है, क की और ग के बीच में षड्यंत्र नहीं है, क और ग के बीच में षड्यंत्र नहीं रचा है, तो भी ग उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है जिसके अनुसरण में य की हत्या की गई है। अब ये क्या है, अबैटमेंट के परसुएंस में जो और अबैटमेंट है या उसकी और जो फर्दर कॉन्स्पिरेसी है वो भी ऑफेंस है। उदाहरण दोबारा समझा रहा हूं, दो व्यक्ति मिलकर एक मर्डर की प्लानिंग करते हैं कि किसी व्यक्ति को मारना है, लेकिन जहर उनका नहीं है। उन दोनों में से एक व्यक्ति जाता है और उस जहर वाले से जहर मांग लेता है, वो जहर वाला जहर देता है और वो व्यक्ति उसे बताता है कि हम जहर देंगे, लेकिन उस दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं बताता जो उसका पहला साथी है। पहला वाला साथी उसका जो है वो दो साथियों में से पहला वाला साथी जो है वो जहर डिलीवर कर देता है, वो तीसरा वाला साथी जहर देता, वो जहर उसे देता। अब यहाँ जो पहले दो की कॉन्स्पिरेसी हुई है, ए बी और बी की जो कॉन्स्पिरेसी हुई है, उसमें सी शामिल नहीं है, लेकिन सी जहर प्रोवाइड कराता है, लेकिन सी को ये भी नहीं पता कि जहर देगा कौन, और जहर दे दिया जाता है, वहाँ उसमें मौत हो जाती है। तो ऐसे में सी ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था कि किसको जहर देना है, मुझसे तो जहर लेने आया ये। लेकिन क्योंकि उसने जो बी था उसने ये बता दी थी प्लानिंग कि इसको तरीके से जहर देना है, लेकिन किसको देना है ये उसके प्लानिंग नहीं है। उसके बावजूद भी ये तीनों के तीनों इस अबैटमेंट में मर्डर की प्लानिंग के ही दोषी ठहराए जाएंगे, मीनिंग देयर बाय इसका एक्सप्लेनेशन ये है। अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर के लिए भी दुष्प्रेरण करता है, इंडिया से बाहर अबैटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, अगर कोई इंडिया में बैठ कर इंडिया के बाहर अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो सेक्शन 47 में भी वो अपराध का जिम्मेदार है। ये स्पेशली आतंकवादियों के लिए भी ये सेक्शन है। अगर कोई इंडिया की धरती पर अपराध करने के लिए विदेश में प्लानिंग बनाता है और विदेश में प्लानिंग बनाने के लिए इंडिया में उसके तहत अपराध किया जाता है तो सेक्शन 48 में अपराध है। अब इसमें क्योंकि सेक्शन टाइम कम बचा है तो अब हम अगला जो एपिसोड बनाएंगे या लेक्चर बनाएंगे उसमें हम आपको ये बताएंगे, ये तो अभी तक आपको सिर्फ अबैटमेंट की डेफिनेशंस, अबैटमेंट कौन कौन सी परिस्थितियों में अबैटमेंट होता है, क्या क्या अबैटमेंट की परिस्थितियां हैं, 5 जो ये एक्सप्लेनेशन दी हैं अबैटमेंट की जो एक्ट में वो आपको क्लियर करी गई। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जो क्लियर करेंगे आपको कि इसके लिए दंड क्या हो, क्योंकि अबैटमेंट अपने आप में भी ऑफेंस है। तो क्या दंड हो अबैटमेंट किए हुए अपराध का, और जब वो अपराध ना किया जाए तब कितना दंड मिले, जब सरकारी कर्मचारी अबैटमेंट में शामिल हो तब कितनी सजा हो, उसकी कितनी जिम्मेदारी है, सरकारी कर्मचारी जिन कामों को करने के लिए बाध्य है और वो नहीं करता या अपराध के लिए उकसाता तब वो कितना दोषी है। ये सारी की सारी बातें अगले नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, 5वें लेक्चर में बताई जाएंगी ये। तो साहब धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, फॉर काइंड हियरिंग, थैंक यू वेरी मच।